नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स। ये एक सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स की, जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक कैरियर मॉलिक्यूल से दूसरे कैरियर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकली है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी निकली है, यही किसमें काम आएगी? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में काम आती है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है, तो उसकी वजह से एटीपी फॉर्मेशन होता है। उसकी वजह से एटीपी फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन में क्या होगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और इसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये सारा लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि इसमें एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हुआ है और इसमें फोटोन या फिर लाइट इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एक्चुअली ईटीएस क्या है? ये एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक कैरियर मॉलिक्यूल से दूसरे कैरियर मॉलिक्यूल के पास जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में काम आएगी। और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है, तो उसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये सारा लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं? अपने रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के हिसाब से ये क्या होंगे? अरेंज्ड होते हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में हमें जो दिया हुआ है, वो जिस तरह से ये पहला जो पैराग्राफ हमें समझाया हुआ है, ये जेड स्कीम या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझाया है। उसमें किस तरह से ये इसका शेप होता है, कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, पहले मैं ये डायग्राम बता दूंगा आपको, जो कि सिंप्लीफाइड डायग्राम है। और उसके अलावा मुझे डिटेल भी बतानी पड़ेगी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को रिलेट करके, ताकि आपकी इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल अच्छी हो जाए। सबसे पहले रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? रेडॉक्स पोटेंशियल किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन रिसीव कर कर रिडक्शन शो करना और इलेक्ट्रॉन इमिट करके ऑक्सीडेशन शो करना, ये क्या कहलाता है? इसकी जो टेंडेंसी होती है, इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल। इसको हम मिलीवोल्ट में मेजर करते हैं। इसको हम मिलीवोल्ट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम हम देख लेते हैं, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, और जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये दिया हुआ है एलएससी सेकंड और ये है एलएससी फर्स्ट। अब देखिए, एलएससी सेकंड जो होगा, इसके साथ एसोसिएटेड है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो कि 680 नैनोमीटर की लाइट रिसीव करके 680 नैनोमीटर की लाइट रिसीव करके क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास आई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी की जो भरपाई होगी, वो वाटर से के ब्रेकडाउन से जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन है, वो किसके पास चले जाते हैं? इस LSC2 के पास चले जाते हैं। अब जो LSC2 है, उसका क्लोरोफिल ने जो इमिट किए थे इलेक्ट्रॉन, उसको रिसीव करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फर्दर ये इलेक्ट्रॉन ईटीएस में जाएंगे और ईटीएस में यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये इलेक्ट्रॉन फर्दर किसके पास गए? LSC1 के पास गए। अच्छा, ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन कब गए थे? जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया था। LSC1 के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने जब इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया था, तब ये जो ईटीएस वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये इसके पास गए। और इसने कब इलेक्ट्रॉन इमिट किया था? जब इसके पास कितने नैनोमीटर की लाइट पहुंच गई थी? बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, है ना, मतलब 700 नैनोमीटर या फिर 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट जब इसके पास गई, तो इसने इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अल्टीमेटली ये NADP प्लस के पास जाएंगे। NADP प्लस बाहर से, मतलब स्ट्रोमा से H प्लस रिसीव करके रिड्यूस हो जाएगा NADPH, और मोर करेक्टली NADPH प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करना है, हालांकि बात कुछ और होती है अभी इसमें। जैसा कि हमने देखा, ये LHC2 था। LHC2 का के साथ यहाँ पर क्लोरोफिल ए एसोसिएट है और इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन इमिट किया। ठीक है।
और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फर्दर ये ईटीएस में गया, ठीक है। ईटीएस से ये एलएससी 2 में, एलएससी 1 में गया। इसके क्लोरोफिल ए ने वापस इलेक्ट्रॉन इमिट किया, इलेक्ट्रॉन इमिट किया, और इलेक्ट्रॉन इमिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, और फर्दर ये इस तरह से इसका शेप हुआ। तो ये जो शेप है ये क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह से जिगजैग शेप हो गया, ठीक है, जिगजैग शेप हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें जो एनसीईआरटी में गिवन है, इसको बोला है अपहिल, इसको क्या बोला है, अपहिल, इसको बोला है डाउनहिल, डाउनहिल, वापस इसको बोला है अपहिल, और वापस इसको बोला है डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल। हालांकि ये बात सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये होता है, बट हमें याद रखना है, जब थ्योरी में थ्योरी हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। ये अपहिल मतलब इस LSC2 के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर का है, फिर उससे कम रेडॉक्स पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर अपहिल जा रहे हैं तो रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ रहा है, और डाउनहिल जा रहे हैं तो रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो रहा है, ऐसा इन्होंने बताया है, ठीक है। वापस अपहिल जाएंगे तो रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ेगा, और वापस डाउनहिल आएंगे तो रेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो कम होगा। एक बात और आपको याद रख लेनी है, जैसे यहाँ पर वाटर ब्रेक हुआ है, वाटर ब्रेक हुआ है, तो हमने 2H2O यहाँ पर ब्रेक किए हैं ताकि एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म हम बता सकें, ठीक है। इसको H2O को ब्रेक करते तो हाफ O2 हमें लिखना होता, ठीक है। तो वो फर्दर यहाँ पर 4H प्लस ले लो, 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, या फिर एक H2O को तोड़ो तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2H प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंसिंग होना चाहिए, ठीक है। एक बात और आप ध्यान रख लो कि ये जो NADP H+ बना है वो कैसे बना है, ठीक है। तो देखिए जैसे NADP जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, NADP+ की फॉर्म में होता है। अब ये NADP+ जो है ये क्या करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ईटीएस से आए, ठीक है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP- में, ठीक है। NADP- में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने तो इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रल किया, और एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें। अब ये जो 2 प्रोटॉन रिसीव करता है, ये जो 2 प्रोटॉन रिसीव करता है, ये कहां से करता है, स्ट्रोमा से करता है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2H+ जोड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा, NADPH+H+, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर NADP 2H+ है, तो एक H+ इसके पास गया तो ये वापस न्यूट्रल हो गया, तो NADPH, और एक H+ बचा तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और ये सारा, अभी मैं एक डायग्राम आपको बता देता हूं जिसमें मैं इन ईटीएस और उसके अलावा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को भी यहाँ पर कनेक्ट करके पूरा फिर मैं थ्योरी पर आ जाऊंगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ये कहाँ चलता है, ग्रेनम में चलता है, ठीक है। और इसमें PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, H2O स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है, NADPH+ का फॉर्मेशन होता है, और ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब देखिए फर्दर हम बात करते हैं, जो डायग्राम आपको मैंने सिखाया था यहाँ पर एनसीईआरटी में जो गिवन है, इस तरह से अपहिल डाउनहिल अपहिल डाउनहिल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल। तो वो किस तरह से होता है, इससे है ना थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा ताकि हमें थ्योरी भी क्लियर हो। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे ये थाइलाकोइड है और ये थाइलाकोइड की ल्यूमेन है, ये क्या हो गई, थाइलाकोइड की ल्यूमेन हो गई। और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, ये क्या हो गया, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या क्या हो गई, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन यहाँ पर ये हो गई। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, जैसे ये ल्यूमेन है, ये क्या है, ल्यूमेन है, और ये जो ल्यूमेन होगी इस साइड पर वाटर स्प्लिटिंग होगा। उससे पहले ये देख लेते हैं कि टुवर्ड्स अप्रेस्ड साइड क्या होते हैं, ये PS2 होता है, तो ये PS2 है ना। यहाँ पर LHC2 प्लस इसका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये मिलकर PS2 बना रहे हैं,
ठीक है। ये कितने नैनोमीटर की लाइट रिसीव करेगा? 680 नैनोमीटर की लाइट रिसीव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा। 680 नैनोमीटर की लाइट रिसीव करके ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है। ठीक है। अब ये अपहिल जा रहा है, ये अपहिल यहां पर जा रहा है, जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है। अब क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया इसके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने, और यहाँ पर जो इसमें टुवर्ड्स ल्यूमेन साइड ऑफ दिस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट, या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन्स नहीं, ये सिंगल ही मेम्ब्रेन है, ये याद रखना है अपन को। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करेगा? जो वाटर है उसको ब्रेक करेगा। सपोज यहाँ पर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा हूं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस प्लस हाफ O2 यहाँ पर निकलेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाएंगे? इस LHC2 के पास जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि बारी बारी से यहाँ पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इमिट किए होंगे। ठीक है। तो अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। और यहाँ पर जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, वो होता है फियोफाइटिन। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है नेम, बट आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, बाहर की तरफ क्या है? आपको पता है स्ट्रोमा है। यहाँ पर क्या है? स्ट्रोमा है। चलिए, तो थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल के पास जाएगा, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो होता है वो एक मोबाइल कैरियर प्रोटीन होता है, जिसका नाम होता है प्लास्टोक्यूनोन। क्या होता है? प्लास्टोक्यूनोन। अब ये प्लास्टोक्यूनोन के पास गया। एक एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज थियोफाइटिन, ये क्या क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल को ना देकर एक हाइड्रोजन कैरियर को देता है। प्लास्टोक्यूनोन के यहाँ पर हाइड्रोजन कैरियर बताया है। हाइड्रोजन कैरियर का मतलब है, हाइड्रोजन कैरियर का मतलब होता है H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर, तभी तो H बनता है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये हाइड्रोजन भी कैरी करता है। ओनली इलेक्ट्रॉन ही कैरी नहीं करता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है? H कैरियर, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके। तो ये जो प्लास्टोक्यूनोन होगा, ये दो H प्लस, ये दो H प्लस कहां से रिसीव कर लेता है? स्ट्रोमा से रिसीव कर लेता है, और ये किस में रिड्यूस हो जाता है? PQS2 प्लास्टोक्यूनोल में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अब ये जो प्लास्टोक्यूनोल होता है, ये वापस क्या करता है? ऑक्सीडेशन शो करता है, और ऑक्सीडेशन से क्या करेगा? दो H प्लस, है ना, दो H प्लस जो है वो रिलीज करेगा, और इसमें क्या बचे हुए हैं? दो इलेक्ट्रॉन, जो कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल के पास जाएंगे, जो कि साइटोक्रोम्स होंगे। और यहाँ पर साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम एफ के पास जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर साइटोक्रोम एफ के पास ही जाते हैं, बट एनसीईआरटी में गिवन है तो हमें याद रखने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट जो कैरियर मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है? प्लास्टोसाइनिन होता है। और प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो भी एक मोबाइल कैरियर प्रोटीन है। तो मोबाइल कैरियर प्रोटीन कौन कौन से हैं? पहले ये लिख देता हूं, मोबाइल कैरियर प्रोटीन कौन कौन से हैं? एक तो प्लास्टोक्यूनोन है और प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है। जो कि इनर मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है। जो कि कहां प्रेजेंट होता है? प्लास्टोसाइनिन इनर मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो इसका जो मूवमेंट हुआ है, इसका जो मूवमेंट हुआ है वो कैसा हुआ है? डाउन हिल हुआ है। वो कैसा हुआ है? डाउन हिल हुआ है इन टर्म्स ऑफ। और ये कैसा था? अप हिल था। तो वो आपको याद रखना ही है। ऊपर जा रहा है तो अप हिल है, और नीचे अगर की तरफ जा रहा है तो ये डाउन हिल होगा। अब प्लास्टोसाइनिन से कहाँ जाएगा? LSC2, मतलब सॉरी PS1 के पास जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये PS1 है, और PS1 में LSC2 है और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है।
और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अभी कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, है ना? एक बात ध्यान रखनी है, जैसे जो प्रोसेस है किसका? इलेक्ट इसके इलेक्ट्रॉन इमिशन का, मतलब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन इमिशन का और PS2 से इलेक्ट्रॉन इमिशन का, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में पहले ये दिया हुआ है कि साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो हमें याद रखना है। तो देखिए क्या हुआ होगा, इसने कितने नैनोमीटर की लाइट रिसीव की होगी? इसने कितने नैनोमीटर की लाइट रिसीव की होगी? बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की इसने लाइट रिसीव की होगी। ठीक है, और ये जैसे 700 नैनोमीटर की लाइट इसने 680 से ज्यादा की मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा, है ना? तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसने इमिट किए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसने इमिट किए, ठीक है, अब ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा? जो प्लास्टोसाइनिन से आ रहे हैं। जो कहां से आ रहे हैं? ये प्लास्टोसाइनिन से आए हुए इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब फर्दर यहां पर क्या होता है कि जो प्लास्टो मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको रिसीव करेगा FRS, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस रिसीव करेगा। फर्दर यहां पर ये फेराडॉक्सिन के पास जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और अल्टीमेटली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये जाएंगे किसके पास? NADP प्लस के पास। किसके पास? NADP प्लस के पास। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, जैसा कि मैंने ये प्रोसेस बताया अभी आपको। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसने रिसीव किए तो ये NADP माइनस में कन्वर्ट हो गया। उसके अलावा ये क्या करेगा? स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन रिसीव करेगा, 2 H प्लस यहां से रिसीव किए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से रिसीव किए इसने, और अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोसेस होता है, यहां पर एक प्रोसेस हमें याद रखना है, ये कि जो प्रोटॉन की पंपिंग हुई है यहां पर, जो प्लास्टोक्यूनोन ने इधर से इधर की है, ठीक है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसको हम बोलेंगे प्रोटॉन पंप। पंप हम एक्टिव को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो ये क्या है? प्रोटॉन पंप है। और ये जो प्रोटॉन पंप है ये एक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। इसमें एनर्जी कौन सी है? इसमें एनर्जी जो होगी वो मूविंग इलेक्ट्रॉन की काम आती है। ठीक है, तो एनर्जी जो होगी वो कौन सी होती है? यहाँ पर मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एटीपी काम नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो एनर्जी है ये काम क्या आ रही है? इन 2H प्लस को, जो कि स्ट्रोमा है में है, उनको कहाँ पहुंचाना है? इनको ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड में पहुंचाना है। और ये प्रोसेस कौन सा होता है? एक्टिव होता है या पैसिव होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पर ये जो H प्लस होंगे, आपको पता है, अब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को भी मैं समझा देता हूं। ये पीटर मिशेल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, है ना? इसमें ल्यूमेन में H प्लस बनने का कारण, बढ़ने का कारण क्या क्या है? एक तो वाटर स्प्लिटिंग, क्योंकि ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इधर ही है। ठीक है, उसके अलावा ये जो हाइड्रोजन कैरियर है ये क्या कर रहा है? एक्टिवली प्रोटॉन को पंप कर रहा है। कहां पर? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड में। तीसरा क्या होगा कि यहां पर ये जो NADP प्लस है ये मतलब क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और यहां पर CF0 जो होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांस मतलब क्या होता है? थ्रू आउट। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन ये फैला हुआ है, और ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड जो है, निकला हुआ जो है, वो कौन सा है? CF1 पार्टिकल है। ये कौन सा है? CF1 पार्टिकल है। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर यहाँ पर क्या कहलाते हैं? एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज। अब ये जो एटीपी सिंथेज है, इनमें से क्योंकि आपको पता है ल्यूमेन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो अब ये बाहर जाने का एक ही रास्ता है इनके पास, वो है CF0 CF1 पार्टिकल। इसको हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट फैक्टर। और इसकी वजह से, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है CF1, इससे ये मूव कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे वो CF1 के
होंगे अब पर 3H+। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है और स्टैंडर्ड बुक्स में 3H+ यहाँ पर जब मूव करते हैं फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा तो एक एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एक एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं। एक बात और जो जरूरी हमें याद रखनी है कि इनका जो मूवमेंट हुआ है, जो H+ का मूवमेंट हुआ है ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। ये किससे होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस होता है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन पंपिंग की बात करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस था? एक्टिव प्रोसेस था। हालांकि उसमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं था, बट मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो थी उससे प्रोटॉन स्ट्रोमा टू ल्यूमेन पंप हो रहे थे। एक बात और जो एनसीईआरटी में हमें एक दिया हुआ है, एफएनआर, फेराडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। तो एफएनआर जो होता है वो क्या करता है, एनएडीपी से H+ को जुड़वाता है और इलेक्ट्रॉन को जुड़वाता है और इसको रिड्यूस करवाता है एनएडीपी H+ में। ठीक है, तो ये एफएनआर का फुल फॉर्म होता है फेराडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। तो जो भी हमने पढ़ा है इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यू वुड आस्क हाउ डस PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली। ठीक है, हाउ डस PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली, PS2 किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहा है। तो ये क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं? वाटर स्प्लिटिंग से मिल रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स वर इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन PS2 से खत्म हुए हैं उनका रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सही बात है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो इसमें काम आ रहा है। अब देखिए, वी नीड टू एम्फसाइज दैट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द PS2। जैसा कि ये ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये किसके साथ एसोसिएट है? PS2 के साथ एसोसिएटेड है। कहां पर प्रेजेंट है? ये फिजिकली लोकेटेड होता है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। ठीक है, देन where are the protons and O2 formed likely to be released in the lumen or the outside of the membrane। तो क्योंकि आपको पता है H+ ये भी बाहर गए, और जो ऑक्सीजन यहाँ पर बना है ना, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर बना है ये भी डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये दोनों आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन चले जाएंगे, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ये जो हमने पढ़ा है ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी का लगभग पूरा थ्योरी मैंने क्लियर कर दिया है। अब लाइन टू लाइन हम देख लेते हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस मिस तो नहीं हो रहा है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्सट्रैक्ट कर सके एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके उसको उससे क्या कर सके, एनर्जी ले सके और उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फोटोसिंथेसिस में बात करता हूँ, फोटोसिंथेसिस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस में हुआ था, इसमें क्लोरोफिल ए में से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला, तो मुझे बताओ क्लोरोफिल ए का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था? एटीपी बना था। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में भी ये ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से एटीपी बनाया। प्रोसेस कौन सा था? फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी तरह से रेस्पिरेशन में भी हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं और उससे भी एटीपी बनाते हैं। हालांकि वहां पर भी ईटीएस चलता है, और ईटीएस जो होगा, है ना, उससे जो एटीपी बनता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है,
तो यही हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइक्लिक को। मैं एक बार और बता दूंगा यहाँ पर, चलो देख ही लेते हैं इसको कि दिस एटीपी फॉर्म हो गया, द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी is synthesized by cell either in mitochondria और क्लोरोप्लास्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, फोटोफोस्फोराइलेशन में लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जब दो फोटो सिस्टम एक सीरीज में काम करते हैं, PS2 और PS1, ये क्या कहलाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। इतनी देर से हम यही पढ़ रहे थे। The two photosystems are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. Both ATP and NADPH are synthesized by this kind electron flow, है ना, जो हमें 11.5 डायग्राम दिया हुआ है, जो हमने पहले देखा था, उसी में उसकी तरह ही ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जब ओनली PS1 फंक्शनल होता है, जब ओनली PS1 फंक्शनल होता है, ध्यान से समझना इसको, तो इलेक्ट्रॉन is circulated within the photosystem and the phosphorylation occur due to the cyclic flow of electrons। ठीक है, पहले इसको मैं समझा देता हूं। जैसे यहां पर ये एक तो जो साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है, ये कहां पर होता है, स्ट्रोमा लेमेली। ठीक है, उसके अलावा कहां भी हो सकता है, उसके अलावा जो थाइलेकोइड, जो ग्रेना थाइलेकोइड है, ग्रेना थाइलेकोइड है। ठीक है, ये कब होगा, जब 680 नैनोमीटर की से ज्यादा की ही लाइट अवेलेबल है, तो PS2 तो काम करेगा नहीं। ठीक है, तो ये इसकी जो लोकेशंस हो सकती है, साइट हो सकती है, वो स्ट्रोमा लेमेली प्लस ग्रेना थाइलेकोइड या फिर ग्रेना लेमेली हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये क्लोरोफिल P70 है, इसका क्लोरोफिल ए है, इसके क्लोरोफिल ए को 700 नैनोमीटर की लाइट या फिर 680 से ज्यादा की लाइट मिली, तो इसने इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया। इलेक्ट्रॉन इमिट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, उससे ईटीएस में गया और ईटीएस से वापस जो है फोटो सिस्टम के पास आ गया। तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, और इस बीच में ओनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ इस प्रोसेस को। जैसे PS1 है, ठीक है, PS1 है, PS1 से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाता है, FRS पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो कि एक आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, जो कि एक आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। ठीक है, इससे ये जाता है फेराडॉक्सिन के पास, फेराडॉक्सिन से फर्दर ये पैराडॉक्सिन से फर्दर ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और उससे जाता है फर्दर यहाँ पर प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन आपको पता है, प्लास्टोक्यूनोन क्या करेगा, बाहर से, अच्छा इसने इलेक्ट्रॉन जो इमिट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2H+ ये कहाँ से रिसीव करेगा, स्ट्रोमा से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन PQS2 में। वापस ये ऑक्सीडाइज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन और 2H+, ठीक है, ये 2H+ ये कहाँ डाल देगा, ल्यूमेन में, और 2 इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचा देगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये किसके पास जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से फर्दर PS1 के पास जाएंगे। ठीक है, तो इनका साइक्लिक फ्लो हो रहा है ओनली। तो ओनली यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा F0 F1 पार्टिकल के थ्रू। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है, FNR नहीं होता है ना। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अ पॉसिबल लोकेशन, जो साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन है। अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इन द स्ट्रोमा लेमेली, है ना। ज्यादातर ये स्ट्रोमा लेमेली में होता है, वाइल द मेम्ब्रेन और lamella of grana have both PS1 and PS2. The stroma lamelli membrane lack PS2 as well as NADP reductase enzyme। सही बात है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। The excited electron does not pass on to
NADP प्लस बट साइक्लिक बैक टू PS1, ये वापस कहाँ आ गया, PS1 के पास आ गया, ठीक है, PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। The cyclic flow hence result in only in the synthesis of ATP but not NADPH plus H plus, ठीक है। Cyclic photophosphorylation also occur when only the wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation, ठीक है। जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट रहेगी तभी यहाँ पर ये PS1 और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो चलेगा। नेक्स्ट इज केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पर केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसको बताता है, एटीपी के फॉर्मेशन को बताता है, ठीक है। पूरा मैंने जो ये बताया है इसमें केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को भी रिलेट कर दिया है। अब इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं, एक बार इसको भी देख लेंगे। ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो गई और ये ल्यूमेन हो गई, ल्यूमेन हो गई। यहाँ पर होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो कि PS2 के साथ एसोसिएट होता है। PS2 से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोक्यूनोन के पास जाता है। अगर फियोफाइटिन नहीं दिया है तो प्लास्टोक्यूनोन ही आपको देखना है, उसी को सही मानना है। तो ये फियोफाइटिन से होते हुए प्लास्टोक्यूनोन के पास जाता है। प्लास्टोक्यूनोन को यहाँ पर H कैरियर बोला है, ठीक है, H कैरियर बोला है। मतलब ये H प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी करने का काम करता है। H प्लस कहाँ से ये लेता है, स्ट्रोमा से, और इसको कहाँ भेज देता है, ल्यूमेन में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में भेज देता है, उससे प्लास्टोसाइनिन में जाता है, प्लास्टोसाइनिन से PS1 में जाता है, PS1 से फिर FRS से फेराडॉक्सिन, और यहाँ पर ये FNR होता है जिसको हम बोलते हैं फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। और ये एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा, NADP प्लस को NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। तो एक बार इसका थ्योरी हम देख लेते हैं। और इसमें क्योंकि H प्लस यहाँ पर इकट्ठे हो गए, तीन कारण है इसके, क्या क्या होंगे। एक तो वाटर का स्प्लिट होना जो कि ल्यूमेन में हो रहा है, उसके अलावा प्लास्टोक्यूनोन का H प्लस को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप करना, एक्टिवली पंप करना। और उसके अलावा तीसरा कारण होता है कि ये जो NADP प्लस है ये H प्लस कहाँ के रिसीव करता है, स्ट्रोमा से रिसीव करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें थ्योरी में क्या दिया हुआ है। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली ATP synthesis in the chloroplast. The chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. ये chemiosmotic hypothesis जो है ATP के फॉर्मेशन को समझाता है। जैसे कि रेस्पिरेशन में ATP सिंथेसिस होता है वैसे ही फोटोसिंथेसिस में भी होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन की वजह से। मतलब ल्यूमेन के अंदर H प्लस ज्यादा है और बाहर में इस मेम्ब्रेन के बाहर कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होता है। इस डिफरेंस ये देयर इज वन डिफरेंस दो, हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। रेस्पिरेशन में प्रोटॉन जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ETS, ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। अब हम समझते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो किस तरह से यहाँ पर बनता है और किस तरह से ATP फॉर्मेशन को रिजल्ट करता है, ठीक है। तो we need to consider again the process that takes place during the activation of electron and their transport to determine the steps that cause proton gradient to develop. क्या क्या प्रोसेसेस यहाँ पर हुए थे और क्या क्या कारण थे। पहला कारण था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन हो रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट था, इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द ल्यूमेन, ठीक है। तो इसकी वजह से वाटर टूटेगा और वाटर टूटने की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन एक्यूमुलेट होंगे ल्यूमेन में। अब देखिए फर्दर दूसरा कारण होता है एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम्स प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस हैपेंस, देखो, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम्स, फोटोसिस्टम 1 से जब फोटोसिस्टम 2 में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि स्ट्रोमा से
ल्यूमेन में ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, तो इनके बीच में मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब ये जो फियोफाइटिन है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ट्रांसफर्स इस इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर। मतलब ये फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन को एक ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल को ना ट्रांसफर करके एक एच कैरियर जो कि प्लास्टोक्यूनोन होता है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार और समझा देता हूं। एच कैरियर का मतलब यहां पर क्या है? एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर। एच प्लस और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या क्या बनाएंगे? एच बनाएंगे। तो ये एच कैरियर यहां पर है, मतलब इसके साथ इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहा है, बट ये क्या कर रहा है? एच को भी कैरी कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एच कैरियर, दैट इज प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है। तो ये इसको ट्रांसफर करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि जो हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करता है, तभी ये प्रोटॉन को कहां पर ट्रांसफर करेगा? ल्यूमेन में ट्रांसफर करेगा। When this molecule passes on its electron to the electron carrier molecule on the inner side of the membrane, the proton is released in the inner side of the membrane or the lumen side of the membrane. Okay, ये हो गया। NADP reductase enzyme जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। Along with electron that come from the acceptor of electron of PS1, क्या हुआ कि जो PS1 से इलेक्ट्रॉन आए थे, PS1 से जो इलेक्ट्रॉन आए थे, ठीक है, that come from PS1, protons are necessary for the reduction of NADP plus। मतलब यहां पर NADP plus को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन आए हैं PS1 से, दो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पर, तो इसके रिडक्शन के लिए दो H प्लस भी रिक्वायर्ड होते हैं, तभी जाकर ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो H प्लस आ रहे हैं, ठीक है, दीज प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम स्ट्रोमा। ये कहां से आए हैं? स्ट्रोमा से आए हैं, तभी जाकर यहां पर क्या बना है? NADP H प्लस बना है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये तीन कारण हो गए जिसकी वजह से ल्यूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और स्ट्रोमा में क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन in the stroma decreases in the number while the lumen there is accumulation of proton, इससे pH कम हो जाएगा इसका। This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as a measurable decrease in the pH of lumen, ठीक है। Why we are so interested in this proton gradient? This gradient is important because the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर, है ना, कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो उसकी वजह से क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल CF0 ऑफ द एटीपी सिंथेस। और जो एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। CF0 जो कि एम्बेडेड होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, मतलब धसा हुआ होता है, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन ये चैनल बनाता है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये क्या करेगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से प्रोटॉन को लाएगा। तो जो आउटर पोर्शन ऑफ CF1 मतलब एटीपी सिंथेस है, जिसको हम बोलते हैं CF1, एंड प्रोट्रूडेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा। मतलब इसका जो फेस होता है इस तरह से, ये स्ट्रोमा की तरफ होता है, ये स्ट्रोमा की तरफ होता है। ये क्या हो गया? CF0, और ये क्या हो गया? CF1 पार्टिकल। आपको पता है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से यहां पर जाएंगे प्रोटॉन, ठीक है। इसकी वजह से CF1 में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और इसकी वजह से एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो केमियोस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन किसकी बात कर रही है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब प्रोटॉन पंप, ठीक है, प्रोटॉन पंप कौन सा था? जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिक्वायर्ड थी, आपको पता है ये वाला, ये प्रोटॉन पंप, ठीक है, प्रोटॉन पंप रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा क्या रिक्वायर होता है? प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेसिस। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप
प्रोटोन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, है ना? जो पंपिंग ऑफ प्रोटोन मैंने बताया था, जो किसने किया था? पीक्यू ने किया था। ठीक है, पीक्यू H प्लस को कहां से कहां पंप करता है? स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप करता है। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में नहीं होती है। जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की है वही यहाँ पर काम आती है। ठीक है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन विद इन द thylakoid lumen. ATP synthase has channel that allows the diffusion of proton, facilitated diffusion across the membrane. This release enough energy to activate the ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. और उसके अलावा क्या होगा? NADP along with the NADP produced by the movement of electron, the ATP will also used immediately in the biosynthetic reaction. मतलब ये डार्क रिएक्शन में इमीडिएटली यूज होता है। जैसे ही यहाँ पर एटीपी एनएडीपी H प्लस बनते हैं, वो डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं, जो कि कहाँ चलता है? स्ट्रोमा में चलता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर्स, ग्लूकोज, इनके फॉर्मेशन में ये एटीपी और एनएडीपीएच रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इनको हम एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं। किस किस को? एटीपी और एनएडीपी H प्लस को। तो लाइट रिएक्शन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये समझने के बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि फॉर वन O2 प्रोडक्शन क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। जैसा कि हमने जब लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को जब ब्रेक किया था, तो क्या बने थे? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 बना था। ठीक है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये ETS के थ्रू अल्टीमेटली किसके पास जा रहे थे? NADP प्लस के पास जा रहे थे। और ये NADP प्लस इधर से दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, और स्ट्रोमा से इसने क्या ले लिए थे? 2H प्लस, और ये किस में रिड्यूस हो गया था? NADP H प्लस में रिड्यूस हो गया था। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल यहाँ पर बना था। तो अगर एक O2 का प्रोडक्शन करना है, यहाँ पर कितना O2 बना है? हाफ O2 बना है। तो एक O2 का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कम से कम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक करवाने पड़ेंगे। तो क्या बनेंगे? 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिक्वायर होंगे, तो नेट फोटोलाइसिस कितने वाटर मॉलिक्यूल का हुआ? 2 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके अलावा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने NADPH प्लस H प्लस बनेंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से एक NADPH प्लस H प्लस बन रहा था, तो यहाँ पर कितने NADPH प्लस H प्लस बनेंगे? सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H प्लस बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पूछता हूँ कि ल्यूमेन में कितने हाइड्रोजन या फिर H प्लस आयन एक्यूमुलेट होंगे, तो यहाँ पर होगा एक्यूमुलेशन ऑफ 8H प्लस इंटू द ल्यूमेन। कैसे? जैसे 4H प्लस तो कौन से वाले हैं? 4H प्लस तो ये जो फोटोलाइसिस वाले हैं, और 4H प्लस कौन से होंगे? 4H प्लस तो फोटोलाइसिस वाले हैं, और 4H प्लस जो होंगे वो कौन से होंगे? प्लास्टोक्यूनोन जो भेज रहा है। ठीक है, तो ये प्रोटोन पंप वाले हैं। प्रोटोन पंप वाले जो प्रोटोन होंगे वो ल्यूमेन में आते हैं। इसी तरह से मैं पूछता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, तो एक्साइटेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम से एक्साइट होते हैं, तो दूसरे फोटो सिस्टम से भी क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच फोटो सिस्टम। इसी तरह से लास्ट इसमें क्वेश्चन होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हाउ मेनी क्वांटा लाइट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन O2 मॉलिक्यूल। तो इसमें एब्जॉर्प्शन जो होगा वो होगा 8 क्वांटा ऑफ लाइट।
क्वांटा आप जानते होंगे ये एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं और इसमें भी क्या होंगे 4 क्वांटा फ्रॉम ईच फोटो सिस्टम फ्रॉम ईच फोटो सिस्टम। तो ये हमने लाइट रिएक्शन और इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज थी, जो भी प्रोसेसेस थी, वो हमने कंप्लीट की।